तो सबसे अमीर जो बंदा युगांडा का है वो इंडियन बंदा है। कहते हैं यार वो बंदा इतना खूंखार था कि वो इंसानी मांस खाता था, लोगों को मार के अपने फ्रिज में रखता था। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नए देश से। मैं इस समय हूँ ईस्ट अफ्रीका के देश युगांडा में। युगांडा है भाई एक लैंड लॉक्ड कंट्री और हम यहाँ से आए थे रवांडा। 2 दिन पहले आए थे। तो युगांडा की लोकेशन बताने से पहले भाई इतना अच्छा हॉस्टल यहाँ पे मिला है मेरे को, सिर्फ और सिर्फ $14 में। प्राइवेट रूम विद शेयर्ड बाथरूम था। ये देखो हॉस्टल कितना अच्छा है, यहाँ पे बैठ के आप मज़े कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ $14 में। तो 2 रात में आ रुका था, ये मेरा तीसरा दिन है यहाँ पे। युगांडा के जो आप देखोगे वेस्ट में लगता है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इसके साउथ में जहाँ से हम आए हैं वहाँ लगता है रवांडा, इसके साउथ ईस्ट में लगता है भाई तंजानिया, ईस्ट में लगता है कीनिया और इसके नॉर्थ में लगता है साउथ सूडान जो कि हमारी अगली कंट्री है। अभी हम हैं इनकी कैपिटल कंपाला शहर में। युगांडा की जो पॉपुलेशन है वो लगभग 50 मिलियन है, मतलब 5 करोड़ लोगों की, और उसमें से 1 करोड़ लोग लगभग रहते हैं कंपाला शहर में। मतलब जितने रवांडा और बुरुंडी में पूरे देश में लोग रहते थे 1 करोड़ 30, 1 करोड़ 40 लाख, वो सिर्फ और सिर्फ युगांडा की कैपिटल सिटी कंपाला में रहते हैं। कंपाला काफ़ी छोटी सिटी है, मैंने जितना ऑब्जर्व करा। मेरा हॉस्टल जो इनके सिटी सेंटर से 3-4 किलोमीटर दूर है। 3-4 किलोमीटर के दायरे में सब कुछ ही आ जाता है लगभग। ज़्यादा से ज़्यादा आप 8 किलोमीटर चले जाओगे, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर। इस 15 किलोमीटर में तो दूसरा शहर आ जाता है। कल मैं 25 किलोमीटर दूसरे शहर से यहाँ पे बाइक लेके आ गया था, तो वो कंपाला से बाहर था। तो आप ये सोचो इतने छोटे से शहर में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग, 10 मिलियन से ज़्यादा लोग रहते हैं। दिल्ली काफ़ी बड़ा शहर है, मतलब 50-60 किलोमीटर की विड्थ है दिल्ली की, उससे भी ज़्यादा हो क्या पता। वहाँ पे 3-3.5 करोड़ लोग रहते हैं। तो कंपाला इतना छोटा है और वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग टाइटली पैक्ड हैं। सबसे क्रेजी सिटी लगी मेरे को अभी तक की है। जितने भी मैंने अफ्रीका के देश देखे हैं ना, इतनी क्रेजीनेस मैंने शायद किसी सिटी में और अभी तक नहीं देखी थी जितनी कंपाला में पिछले 2-3 दिन में मैं देख चुका हूँ। चलो भाई हॉस्टल से निकल चुके हैं हम बाहर। वैसे हॉस्टल वालों ने बोला था कि एरिया क्या मतलब कह रहे कि फ़ोन ऐसे बाहर मत निकालो, ये वो रात को बोल रहे थे। और मैंने कहा अब फ़ोन नहीं निकालेंगे तो अपना धंधा कैसे चलेगा। तो चलते हैं। और मैं कह रहा था बहुत क्रेजीनेस है भाई सिटी में। कोई बाइक वाला कुछ रूल फॉलो नहीं करता, कोई हेलमेट नहीं लगाता। जैसे रवांडा में देखा होगा कि पेडेस्ट्रियन भी हेलमेट लगाते हैं, पर यहाँ पे ड्राइवर भी नहीं लगाता। ऊबर भी चलती है, गाड़ी भी आती है ऊबर से, बाइक भी आती है, पर गाड़ी लेने का ऊबर से कोई फ़ायदा नहीं है। हम चलते हैं यहाँ से सबसे पहले इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट, और फिर वहाँ से पीछे जितने भी स्पॉट्स अपने हॉस्टल की तरफ आते जाएंगे, वैसे वैसे हम 3-4 घंटे में घूम के वापस आना है हमको हॉस्टल, बैग लेके फिर शाम को, क्योंकि बस स्टेशन भी जाना है भैया अगले देश के लिए। चलो पहले पानी ले लूँगा मैं सड़क से। 500 ml की बोतल आती है यहाँ पे 1000 युगांडन शिलिंग्स की। और पता नहीं यार रवांडा में भी हॉस्टल लिया मैंने। रवांडा की सारी रोडें बढ़िया थी, जहाँ हॉस्टल था मेरा उसकी रोड घटिया थी। यहाँ भी हॉस्टल लिया मैंने, सारी रोड सही हैं कंपाला की, ऐसी नहीं कि टूटी फूटी है, सारी बढ़िया है। मेरे वाले एरिया की रोड ही साड़ी ऐसी है, पता नहीं कैसे मैं ऐसी जगह हॉस्टल ले लेता हूँ। वैसे सिटी सेंटर से सिर्फ 2-2.5 किलोमीटर दूर है अपना हॉस्टल, और हॉस्टल काफ़ी सही है, रिलैक्सिंग पीस में है बिल्कुल। यहाँ की करेंसी युगांडन शिलिंग्स $1 में आता है लगभग 3750, 3750 युगांडन शिलिंग्स। तो 1 रुपये में लगभग हो गए 40 युगांडन शिलिंग्स के करीब आज की तारीख में। यहाँ पे ज़्यादातर लोग डॉलर्स में ही बात करेंगे। किसी को भी आप डॉलर दोगे वो समझ जाएगा कि भाई $1 में आजकल इतना चलने लग रहा है, और वो एक्सेप्ट भी कर लेगा, क्योंकि बहुत इजीली यहाँ पे करेंसी एक्सचेंज हो जाती है। 2-3 दिन पहले मैंने करेंसी एक्सचेंज कराई थी, बड़े ही इजी तरीके से हो गई थी। कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कोई कुछ नहीं, डॉलर के नोट दो, युगांडन शिलिंग्स ले लो। अगर आपको डॉलर भी चाहिए, युगांडन शिलिंग दो, डॉलर के नोट दे दो, कोई कुछ नहीं मांगता यहाँ पे। पासपोर्ट भी नहीं मांगेंगे आपका, कोई ID प्रूफ नहीं, कोई कुछ नहीं। अब चलते हैं भाई हम यहाँ से सिटी घूमने। ये देखो थोड़ी सी रोड ही ख़राब थी, यहाँ थी पक्की रोड, आ गई। ऐसे बाइक वाले आएंगे बोड़ा इन पे बैठ के सिटी चलेंगे। 3-4-5 किलोमीटर तक बोड़ा वाले आपसे चार्ज करेंगे। ये मान लो 2 किलोमीटर जाना है 2000, और 4 किलोमीटर जाना है 3000, 4000। कल मैं 26 किलोमीटर आया था बोड़ा पे, और उसने 10,000 युगांडन शिलिंग्स चार्ज करे थे। लगभग ये मान लो $3 के करीब, उससे भी थोड़ा सा कम हो जाता है।
तो 26 किलोमीटर के इतना रेट चलता है यहाँ पे। चलते हैं सड़क पे, पानी वानी खरीदते हैं पहले। भाई आ गया बोड़े वाला। नो आस्क जेन्युइन प्राइस, व्हाट इज द रियल प्राइस? 5,000. ओह ब्रो, इट्स 3 किलोमीटर फ्रॉम हियर, टुडे इज संडे, नो ट्रैफिक। Okay, city okay. 3000 ओके ओके, 3 नो ओके ओके। भाई बंदे ने मना कर दिया, 3 में नहीं जाऊंगा। भाई फिर आया, बोला यार 4 के दे दो। या ओके हेयर आई बाय वाटर। मैंने कहा चल कोई नहीं यार, आखिरी दिन है, ले ले। स्मॉल You enjoy? हाँ, You enjoy the water? Small. नो नॉर्मल वाटर, नॉर्मल एनी। This one? यस यस एनी। 500. यू कीप 1000, इट्स ओके। भाई मेरे को तो आज पता चला है पानी 500 का आता है। भाई मेरे को लग रहा था आज तक 1000 का आता है। 500 मतलब 10-12 रुपए शायद इतना होता है। मेरे को लग रहा था 1000 का आता है। उस लेडी ने खुद ही 500 बोल दिया। मैंने कहा यार तू रख यार 1000। जो सच्चे हैं ना यार, वहाँ यहाँ पे देने का मन करता है, क्योंकि यार बहुत गरीब हैं यार ये लोग, क्या ही करें। ब्रो टुडे संडे, नो जाम या नो ट्रैफिक, एवरीबडी होम। यू नॉट होम? यू? थोड़ी बहुत आती है। चलो ये चलती है भाई वैन सी ना पूरे युगांडा में। आपको कहीं पे भी जाना बसेस नहीं मिलेंगी, ये ऐसी वैन्स मिलेंगी आपको। चाहे 200 किलोमीटर जाना हो, चाहे 500 जाना हो, युगांडा के अंदर जाना है आपको, बसेस बहुत रेयर है। ऐसी वैन्स मिलेंगी, ये 14 सीटर वाली, 15, 16, 18 बंदे ही भर देते हैं। ये देखो भाई हमारी लाल लाइट थी, तो भाई ने नहीं कुछ फॉलो करा। यहाँ पे बाइक वाले नहीं करते भाई फॉलो। बंदे ट्रक पे फुल म्यूजिक करते हुए जा रहे हैं, कावड़ लेने जा रहे हो। जैसे इंडिया में नहीं आते ट्रक भर के कावड़ लेने जाते हैं। है तो बंदे खुश मिजाज, बियर लगा के बैठ रखे होंगे के। अरे भाई भाई ने फुल ड्राइविंग स्किल्स दिखा रखी है अपनी। मेरे आड़े गुड्डे तोड़वाएगा ये। भाई मैं आया था 2 दिन पहले, तो यहाँ पे दुकानें खुली हुई थी सारी, पर आज देखो कितनी खाली रोड है। वीडियो बनाने निकला था क्रेजी सिटी की, पर आज बंद है यार सब कुछ, संडे करके। टाटा BMW ओल्ड टैक्सी पार्क पहुंच गए भाई। क्या चला रखा है ये हम पहुंच गए ओल्ड टैक्सी पार्क, और ये युगांडा का फ्लैग। भाई ये क्रेजीनेस है संडे होने के बावजूद, जबकि 85% क्रिश्चियन कंट्री है ये। तो ये क्रेजीनेस देखो भाई आप, सारा मार्केट एरिया है भाई ये सारे का सारा। और इस साइड टैक्सी पार्क है। मैं आपको ऊपर से ले जाके दिखाऊंगा टैक्सी पार्क, आपको पता चलेगा कितना बड़ा टैक्सी पार्क है ये। जो पुलिस वालों ने लगा रखे नो पार्किंग वगैरह, कोई नहीं मान रहा। ये जा रहे सारे रिक्शा पे बैठ के। आ जाओ उस साइड चलते हैं। और काफ़ी ज़ोर से मैंने फ़ोन पकड़ रखा है, कोई वो बंदा ले जाएगा। ये मैं टैक्सी पार्क में घुसा हूँ पीछे से, घुसा हूँ नहीं घुसा हूँ। ऐसी 14 सीटर वैन्स यहाँ पे खड़ी रहती हैं, जो आपको अलग अलग जगह ले जाएंगे। और वैनों के ऊपर ये लिखा होता है कितना प्राइस है और ये कहाँ जा रही है। आज बहुत कम भीड़ है यार। ये देखो सब वैन्स के ऊपर लिखा है कि कहाँ जा रही है वैन। यहाँ से तो कोई लेके शायद ही भागे, क्योंकि अब बाइक वाले नहीं है ना, बाइक वाले ज़्यादा मस्तीखोर होते हैं। और भाई टैक्सी पार्क को चारों तरफ से घेर रखा है मार्केट्स ने। ये देखो सारी की सारी मार्केट्स हैं, जिसको टैक्सी पार्क को चारों तरफ से ये बिज़नेस सेंटर्स ने घेर रखा है। चारों तरफ आप देखोगे तो बिज़नेस सेंटर हैं।
देखो पूरा घूम गया मैं 360 और बीच में एक ये काफ़ी बड़ा टैक्सी पार्क है। ये कितना बड़ा है हम सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं, वहाँ जाके पता चलेगा कि कितना बड़ा टैक्सी पार्क है। वो देखो भाई ये टैक्सी पार्क वहाँ से शुरू हो जाता है, ठीक है। और ये सारी सफ़ेद कलर की गाड़ियाँ आपको यहाँ पे खड़ी दिखेंगी और कितना चौड़ा है और कितना लंबा आप खुद अंदाज़ा लगा लो। और इसमें से कैसे ही निकलती होंगी, कैसे आती होंगी अंदर। अब ये जैसे ये खड़ी है जाने के लिए, कैसे निकलेंगी आप, जो अंदाज़ा आपका है वही मेरा है कि पता नहीं। आगे से वो निकलने लग रही हैं, देखो धीरे 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 इनका सिस्टम। और जहाँ से जो टैक्सी चलती है उसके ऊपर वो लिखा है कि यहाँ से यहाँ तक जाएगी ये टैक्सी। उस साइड थोड़ी लंबे रूट की खड़ी होती हैं, जैसे मैं कल गया था, बाले गया था मैं, तो बाले की टैक्सी वहीं कहीं खड़ी थी। वो देखो वो रही बाले जो लिखा है, सोरोती है ना, लंबे रूट की। वहाँ पे ज़्यादातर छोटे रूट की इस तरफ खड़ी होती है जो कम शीलिंग्स लेती हैं। जैसे ये देखो इस पर लिखा है 2000 शीलिंग, यहाँ जाएगी, इस यूनिवर्सिटी, ये वो लुबांगा रोड, ये वो है ना। तो ये छोटे रूट की हैं। और आप देखोगे तो चारों तरफ बड़ी बड़ी बिल्डिंग और पहाड़ी है, जो कंपाला है ना, ऊपर नीचे ऐसा कुछ है। इस साइड देखोगे तो अब नीचे जा रही है रोड, उस साइड देखोगे तो ऊपर। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ, चुपके से दिखानी पड़ेगी। यहाँ पे कई सारे बंदे बैठे हैं, अभी आप देखना। ये देखो ये पैसे लेके बैठे हैं, बिल्कुल नई की नई गड्डियाँ। और ऐसे कम से कम 15-20 लोग बैठे हैं लाइन में। जैसे होते हैं ना हमारी शादियों में नई गड्डी उड़ानी है, वैसे इनसे ख़रीद लो थोड़े एक्स्ट्रा दे के। तो इनको ऐसे चुपके से दिखाना पड़ा, वरना ये चिल्लाते। ये देखो यहाँ से टैक्सियाँ निकलने लग रही हैं, यहाँ से निकल के वहाँ जाएंगी, वहाँ से उनका निकलने का रास्ता है। देखो मनी, ये पैसे वाला बैठा बंदा, पता नहीं फटे पुराने नोट चेंज करता है क्या करता है। देखो वहाँ से, कहाँ से भाई, कितना जूम कर दिया मैंने, और हम कहाँ खड़े हैं। इतना बड़ा ये आइकॉनिक जगह है यार। ऐसी इतना बड़ा टैक्सी पार्क मैंने दुनिया में आज तक कहीं नहीं देखा, तो मैंने कहा ये दिखाना बनता है। ये लगी हुई है भाई टैक्सियों की लाइन अंदर जाने के लिए। ये देखो लाइन से घुसेंगे अंदर। मेरे को नहीं पता कैसे, इनको क्या पता चलता है कब किसको घुसना है, पर है सिस्टम कुछ तो है भाई। इनको अपने देश का इंडिपेंडेंस मोन्यूमेंट तक नहीं पता, सिर्फ फ़ोटो दिखाई कहता हाँ पता है। नो वे फ्रॉम हेयर। ये सारे भाई बाइक वाले खड़े रहते हैं रोड के साइड में। जिसके पास भी यहाँ पे बाइक है ना, ये मानो 99% ऑफ द पीपल वो बोड़ा चलाते हैं, मतलब इनकी बाइक टैक्सी। किसी ने छाता लगा रखा है, मोस्टली के पास छाता नहीं, क्योंकि वैसे इतनी ज़रूरत नहीं है, बारिश इसी में ज़रूरत पड़ती होगी। ये मार्केट में से जा रहे लग रहे हैं। ये देखो कितने खड़े हैं, हर चौराहे पे यहाँ पे आपको 25-30 बोड़ा वाले खड़े मिल जाएंगे। मार्केट ही मार्केट भाई, क्रेज़ी यार। इतनी बड़ी मार्केट मैंने नहीं देखी यार ज़िंदगी में, क्रेज़ी है भाई यहाँ पे। टुडे इज संडे, नो ट्रैफिक। यस ब्रो, संडे नो ट्रैफिक। हाँ, कल मेरे को एक बंदे ने बता दिया था, बाइक वाले ने ना, कि आप कल घूमना, कल ट्रैफिक नहीं मिलेगा। और देख लो भाई, कोई सी बत्ती नहीं चल रही। तो भाई वो एकदम से झटका मार के उठाते हैं, मैं उल्टा ही पड़ जाऊंगा ऐसा लगता है कई बार तो। ये देखो लाल है, ले गया बंदा लाल में भी। जाना उस साइड है हमको, राइट, तो देखना कुछ करेगा है, सीधा ही ले गया भाई लाल में सीधा। भाई बहुत पागल है। यस, इसको रास्ता मैं बता रहा हूँ। किस बात का टैक्सी वाला है भाई तू? ये रहा शेरेटन होटल, शेरेटन के गार्डन्स में है कहीं पे। What is this? 3? You got 3? Yeah. Okay, how much you charge the locals Where? for this ride? How much you charge the locals? You charge me 3. How much you charge other people? Yeah, from down there to the park, all the park up here. It's 3,000. 3,000. No, you are lying. I'm not lying. If you had told me truth, I give you 1,000 more. This one is for us. Huh? This one is for us. This one is symbol. This one. Yeah, my country. They talk the voice. Huh? They talk the voice, this one. Not the voice. Hey. It's something else. It's Hey. my symbol. Yeah, magnet. Okay.
भाई 3 ले ही गया, मानना नहीं। मैं कहा सच बोलता तो तेरे को 4 देता मैं। 4 कितने होते हैं? $1 होता है। तो भाई रास्ता ही नहीं पता बंदे को अपने इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट का। पहले वाले टैक्सी वाले को भी नहीं पता था, इसलिए बाइक टैक्सी वाले को, कि मैं टैक्सी स्टैंड पे उतरा। मैंने कहा वहाँ उतार दे। इसको भी नहीं पता था। फ़ोटो दिखाई तब कहता हाँ ये तो मेरे को पता है। अब मेरे से पूछा ये किसके लिए है? ये है तो माइक। मैंने कहा नहीं माइक नहीं है ये। मतलब मैं बोल भी देता हूँ, कुछ नहीं करता, खुश मिजाज सा बंदा था, पर क्यों ही बताना है किसी को, ज़्यादा जागरूक नहीं करना चाहिए भाई किसी को फालतू में ही। तो यहाँ पे हम आ चुके हैं इनके इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट में। शेरेटन गार्डन्स के अंदर आता है ये। पीछे शेरेटन होटल के गार्डन्स है सारे, उस तरफ शेरेटन होटल है। तो इतना सा बना रखा है बस ये इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट। वो पीछे युगांडा के फ्लैग हैं और यहाँ पे एक आई लव कंपाला का सिंबल बना रखा है। भाई यहाँ देखो, यहाँ पे टिकटॉक वगैरह यहाँ पे ज़्यादा चलता है और इंडिपेंडेंस मॉन्यूमेंट पे आके अपना बनाने लग रहे हैं लोग। तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे लोगों को सोशल मीडिया के बारे में पता नहीं है। यहाँ पे पता है लोगों को यार सोशल मीडिया के बारे में ना, अपनी बना रहे आराम से बंदे, सही है। वो देखो भाई प्रेसिडेंट का काफिला गया है अभी तक, जब तक मैंने वीडियो ऑन करी चला गया। अच्छा भाई हम करते हैं युगांडा की हिस्ट्री की बात। तो युगांडा था ब्रिटिश रूल के अंडर, तभी यहाँ के ज़्यादातर लोग जो लैंग्वेज बोलते हैं वो या तो बोलते हैं इंग्लिश या फिर बोलते हैं लुगांडा। लुगांडा के बारे में हम बात करेंगे जो इनकी लोकल लैंग्वेज है, और इंग्लिश इनको ब्रिटिशर्स ने सिखाई। इंडियन ओरिजिन के लोग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हैं, क्योंकि 1890 में लगभग 32,000 इंडियन ओरिजिन के लोग ब्रिटिशर्स द्वारा यहाँ पे लेके आए गए थे। और उसमें से काम पूरा होने के बाद ज़्यादातर लोग वापस इंडिया चले गए थे, पर 7,000 के करीब लोग, ओ भाई पड़ गया बंदा स्केट पे से, 7,000 के करीब इंडियन लोग वापस नहीं गए थे और वह यहीं पे अपनी बिजनेस ट्रेडिंग वगैरह करने लग गए थे, जिसकी वजह से 1890 से यहाँ पे काफ़ी सारे इंडियन लोग, अरे भाई कितनी बार कूदेगा, तो यहाँ पे इसलिए इतने सारे इंडियन ओरिजिन के लोग हैं। तो सबसे अमीर जो बंदा युगांडा का है वो इंडियन बंदा है, जिसका नाम है सुधीर रूपारेलिया, जिनके आजकल नेटवर्थ कुछ चल रही है $1.2 बिलियन के करीब। उनके ऊपर एक बंदा आ जाता है, कभी वो युगांडन बंदा है 1.3 बिलियन, कभी वो नीचे हो जाता है, कभी ये ऊपर हो जाते हैं, ऐसा चल रहा है। पर जो मोस्टली लोग जिसको जानते हैं सब सुधीर रूपारेलिया। तो जो सबसे अमीर बंदा युगांडा का है वो है इंडियन बंदा। ये जान के भाई मैं भी बहुत हैरान हुआ। तो ज़्यादातर जो लोग यहाँ पे इंडिया से हैं वो ज़्यादातर जो हैं गुजरात से आए थे। जो यहाँ पे ज़्यादातर लोगों की बिजनेस है, सिंधी लोग हैं, गुजराती लोग हैं, पंजाब से भी हैं पर काफ़ी कम है। पर यहाँ पे गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी है, तो ज़्यादातर इंडियन ओरिजिन के लोग गुजरात साइड से आए थे यहाँ पे। युगांडा को इंडिपेंडेंस मिली थी 1962 में, पर इलेक्शंस वगैरह जो थे वो 1961 में हो गए थे। उसके बाद 1971 का जो दौर आया था ना, वो बहुत ख़तरनाक दौर था भाई पूरे युगांडा के लिए, क्योंकि यहाँ पे आ गया था एक दुनिया का सबसे ख़तरनाक तानाशाह, जिसका नाम है ईदी अमीन, जिसका नाम था ईदी अमीन। भाई उस बंदे ने 1971 में पावर में आते ही 1972 में बोल दिया कि भाई सुनो, अब जितने भी इंडियन ओरिजिन, पाकिस्तानी ओरिजिन के बंदे हैं जो अफ्रीकन्स नहीं हैं और युगांडा में रहने लग रहे हैं और बिज़नेस कर रहे हैं, मोटा पैसा छापने लग रहे हैं, कहते मेरे सपने में भगवान आया था और उसने बोला है कि इन सारे अफ्रीकन्स जो अफ्रीकन नहीं हैं, बाहर के लोग हैं, इनको निकाल दो युगांडा से। तो भाई उसने 90 दिन का समय दिया था सब लोगों को 1982 में कि भाई जितने भी बाहर के लोग हैं युगांडा छोड़ के चले जाओ, तुम्हारा बिजनेस ठप होता हो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। भाई 90 दिन के अंदर सारे के सारे इंडियंस जितने भी थे यहाँ पे युगांडा में, चाहे वो युगांडन ही हो पर इंडियन ओरिजिन के थे, उनको अपना घर बार धंधा सब छोड़ के जाना पड़ा। काफ़ी सारे लोग थे जिनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट था, क्योंकि ब्रिटिश द्वारा लाए गए थे तो ब्रिटिश पासपोर्ट था उनके पास, उनको ब्रिटेन ने पनाह दी, कई सारे कनाडा गए। तो सब लोग अपना घर बार पैसा बिजनेस रातों रात छोड़ के चले गए थे। और जब इतने सारे लोग बिजनेस अपना छोड़ के गए तो युगांडा की इकोनॉमी एकदम से कोलैप्स हो गई थी, क्योंकि इनको नौकरी कौन दे रहा है? इंडियन बंदा अगर कोई बिज़नेस कर रहा है यहाँ पे तो नौकरी तो लोकल युगांडन को ही दे रहा है ना बंदा। तो उनके पास नौकरी चली गई, बहुत लूट मारी हुई थी। तो ये 1982 का दौर था। कहते हैं यार वो बंदा इतना खूंखार था कि वो इंसानी मांस खाता था, लोगों को मार के अपने फ्रिज में रखता था और उस फ्रिज में से इंसान का मांस खाता था। और वो कहता था सबसे टेस्टी मांस जो आज तक मैंने टेस्ट करा है वो इंसान का मांस है। वो इतना खूंखार था, उसके कारनामे तो भाई अलग लेवल पे ही हैं।
जो मिलिट्री में, वो मिलिट्री डिक्टेटर था, मिलिट्री से उठ के आया था, उसको जो लगता था कि मिलिट्री पावर में ये बंदा मेरे खिलाफ जा सकता है, उन सबको एक कमरे में बंद कराया और बम बारूद गिरवा दिया और सबको मरवा दिया था उसने। तो ऐसे ऐसे कांड कर दिए। इसके ऊपर तो पूरी एक वीडियो बन सकती है। तो 1989 में इसको जब पता चला कि अब ये लोग मेरे को मार देंगे, वो यहाँ से भाग गया। वो चला गया था सऊदी अरेबिया और अपनी डेथ तक 2003 तक वो सऊदी अरेबिया में ही रहा था। ऑल बोडा बोडा ड्राइवर डिमांड 4K, वाई नॉट 3, वाई नॉट 5? ओके 4K, ओके लेट्स गो। भाई वो देखो बैंक ऑफ बड़ौदा युगांडा लिखा है, बैंक ऑफ बड़ौदा युगांडा लिमिटेड। काफ़ी सारे बिजनेसेस के नाम यहाँ पे आपको इंडियन उसमें मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत ही सारे बिजनेस यहाँ पे इंडियन लोग करने लग रहे हैं। और रोड्स वगैरह अच्छी हैं, पर जाम जो लगता है भाई, आज संडे है तो बच गया। वो देखो वो रहा हिंदू मंदिर है, यहीं से दिख गया, देखो इतना बड़ा है। वो रहा देखो, ये देखो भाई, आज काफ़ी हद तक दुकानें बंद हैं संडे करके ना। क्रेजीनेस थोड़ी कम दिखा पा रहा हूँ, पर आप सोचो कि इतनी भीड़ अगर ये मार्केट बंद होने पे है तो खुली, अरे भाई सुन ही नहीं रहा बंदा, तो खुली होने पे कितनी भीड़ होती होगी। ये देखो, अरे भाई मार्केट में रोडें थोड़ी टूटी हुई हैं। क्रेजीनेस भाई। इस तरफ भी टैक्सी स्टैंड, मतलब इनकी टैक्सी इतनी है, उस टैक्सी स्टैंड में फिट नहीं आई। 3-4 और हैं, 3-4 भी नहीं, 10-15 और टैक्सी स्टैंड होंगे लग रहा है। ये तो छोटी मार्केट आ गई है, बाहर आ गए मार्केट से। ये था भाई, हमको लेके आ गया है। दिस इज गद्दाफी मॉस्क। This is Gaddafi Mosque. ओके, डू यू नो हु सुधीर रूपारेलिया इज? Sudhir Lupaleria is the one of the investors here Oh, in Uganda. I heard he was born from here. he's born from here. From here. He's an Yeah. Indian, but born from here. Born from Yes, here. He is the born richest from person in Yes, Uganda, yeah? Yes. And Has many companies here. has many companies. Yes. And do you like Idi Amin or not? Idi Amin Dada, he was the president of Uganda. Yeah, He ruled from 1972 yeah, to 1979. yeah. But you like him or no? What people of Uganda think of him? According to my jaja, my grandfather, Grandfather, we call yeah. them jaja, Dada, jaja, Jaja. jaja. Okay. He told me that he was a good man. Good man. He was so patriotic. Patriotic He loved about Uganda. He Okay. loved Uganda more than other things. Okay, He nice. loved Uganda more than other presidents you have ever known here in Uganda. Okay. But he couldn't tolerate nonsense. He was so tough. Yeah, he was too tough. But the challenge, his level of education, the way how he was deciding, he was doing things, he was somehow moderate. He wasn't average. He was somehow low. Have you understand? Yes, I understand. It was not at the high level of the president. Okay. Because his level of education was somehow low. Low, I okay. heard that he was a P5 graduate. Okay. Primary 5. Primary 5 only. Yes, Okay. primary. He was very tall, huh? He was tall and big. Tall and big. Black. Okay. Yes. And Black. Dark skin. where did you get Black. this shell But, jacket? Shell jacket. Where did you get it? I got it from like the market. This is used from other countries. Okay. Yes. Thank you for answering my questions. Yes. ये हम आ गए थे भाई गद्दाफी मॉस्क। वैसे युगांडन नेशनल मॉस्क कहते हैं इसको, पर भाई मैंने उस बंदे को बोला, टैक्सी वाले को, बाइक वाले को, कि युगांडन नेशनल मॉस्क, तो उसको नहीं आया समझ में। मैंने बोला गद्दाफी मॉस्क, तो उसको 1 मिनट में समझ में आ गया। एंट्रेंस कहाँ से है? लड़की तो यहाँ से निकल के आई है, लड़के भी निकल रहे हैं, तो वहाँ से जा सकते हैं। मैं इसलिए आया हूँ इसमें पहले, क्योंकि 4:30 बजे बंद हो जाएगी। 4:10 हो चुके हैं। ये आ गया था मैं मॉस्क के ऊपर वाले पार्ट पे। यहाँ से व्यू भी काफ़ी अच्छा है, क्योंकि थोड़ी पहाड़ी के ऊपर जाके बना है। उस साइड आप देखोगे, इस मीनार पे भी जा सकते हैं, पर नो एंट्री विदाउट परमिशन। यहाँ इनका मेन, नीचे लाइब्रेरी भी बना रखी है। ये है भाई यहाँ की गद्दाफी मॉस्क। पक्का है मुअम्मर अल गद्दाफी, जो लीबियन लीडर थे।
उन्होंने बनाई होगी। ये आ गया था भाई मैं ऊपर वाले एरिया में, मॉस्क है। पहली बार ऐसा मैंने देखा है कोई मॉस्क में, मतलब कि ऊपर चढ़ के जा सकते हैं, एक फ्लोर और ऊपर भी बना रखा है। ठीक है, कोई भी नहीं आया आवाज़, तो शायद प्रेयर का टाइम अभी होगा नहीं। मॉस्क से मैं बाहर आ गया और भाई बहुत तेज़ धूप हो गई। बिल्कुल हम इक्वेटर पे है ना, तो इतनी तेज़ धूप लगती है क्या ही बताऊँ मैं। तो भाई ईदी अमीन पावर से कैसे हटा था, तो उसने 1979 में ट्राई करा था तंजानिया को कब्जाने का। तो तंजानिया ने बैक हमला करा और उस तंजानिया में तंजानिया के ट्रूप्स तो आए, पर जो युगांडा से लोग निकाल दिए गए थे ना उसके राज में, एग्जाइल्स जो थे वो लोग भी आ गए। तो फिर ईदी अमीन को पावर से उठा के फेंक दिया। अगर वो शायद ये हरकत ना करता तो आज भी पावर में होता। फिर दौर आता है भाई 1986 का। 1986 के दौर में क्या होता है, जो आज प्रेसिडेंट है यूसेवी मुसारा, पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम है, 1986 से लेकर आज तक वही प्रेसिडेंट है। तो 14 + 26 40 साल हो चुके। दूसरे नंबर पे जो प्रेसिडेंट थे वो थे भाई पॉल बिया, जो कि कैमरून के प्रेसिडेंट है, वो 1982 से हैं। और जो इक्वेटोरियल गिनी के प्रेसिडेंट हैं वो 1979 से हैं। तो तीसरे नंबर पे आज की तारीख पे यहाँ के प्रेसिडेंट आते हैं जो आज तक राज कर रहे हैं। 42 साल हो चुके। अब चलते हैं यहाँ से KFC, कोई बर्गर सा खा लेते हैं यार, बहुत तेज़ धूप हो गई यार, चला भी नहीं जा रहा। चलो भाई, इस क्रेजी सिटी की एक और क्रेजी सड़क पे हम जा रहे हैं KFC। देखना भाई, मैं बिल्कुल अच्छा नोट दूंगा इसको 20,000 का, और मेरे को कैसे मरगिल्ले नोट मिलेंगे वापस। Okay. Bro, why all the currency notes are so bad condition here? It's like this? It is like that. Okay, thank you. पहला KFC देखा है जिसपे 2 लीटर की कोक मिल रही है। 2 लीटर की कौन देता है भाई? 330 वाली सही है। और कंप्लीट ऑर्डर 4 हॉट विंग्स, 4 स्टिकी विंग्स, 1 कोक। भाई मैंने ऑर्डर करे 4 स्टिकी विंग्स, 4 जिंगर विंग्स और 1 ही मिनट मेड। ये सारा है 26,000 युगांडन शिलिंग्स का। KFC खा लिया भाई। KFC था इस पेट्रोल पंप पे शेल के, और यहाँ पे पेट्रोल का रेट आपको दिखाऊं तो 5200 युगांडन शिलिंग्स कुछ बनता है। लगभग $1.5 का पेट्रोल है भाई यहाँ पे, सस्ता नहीं है। 150 रुपये का पेट्रोल है, 140 के करीब का। भाई अब दिक्कत ही है, KFC में मैं गया भाई, ऑर्डर करने के लिए कोई लाइन ही नहीं है। उस मशीन पे ऑर्डर कर नहीं सकता था, मैं कार्ड भूला है आज, क्योंकि कैश में कर रहा था लाइन में लगो, लाइन कोई है ही नहीं। अगर मैं पीछे खड़ा हूँ, लोग काउंटरों पे जाके खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल जो बिल काटने लग रही है उसके सिर पे। आप ये वीडियो देख लो और आप बता दो लाइन कौन सी है, कौन बंदा कौन सी लाइन में है, कितने काउंटर ओपन है, कुछ नहीं पता चलेगा। 5-6 बंदे ऐसे ही खड़े रहते हैं। तो बस ये है कि यार अफ्रीका में क्वालिटी ऑफ लाइफ तो 0 है। अगर आप यहाँ पे करोड़पति भी बन जाओगे तो आपको माथा तो ही नहीं से आगे मारना पड़ेगा लाइन में लगने के लिए। लाइन में कोई लगेगा नहीं, किस किस को आप सिखा लोगे, क्या क्या सिखा लोगे। और तो ये है बस कि चाहे थोड़े पैसे कम कमाते हो यूरोपियन देशों में लोग जाके, अमेरिकन, पर भाई उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ तो बहुत अच्छी है। पर यहाँ पे वही आप 2-4 नौकर चाकर रख लोगे, पर आपको एट द एंड अपने बाहर घर से निकल के जब रोड पे आप आओगे तो भाई आप यहीं पे करोगे ना, जो भी है यहीं पे आके आपको इन्हीं के साथ माथा मारना पड़ेगा। आपकी गाड़ी भी इन्हीं रोडों पे चलेगी, उनकी गाड़ी भी, वो रूल तोड़ेंगे, आप फिर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ तो यहाँ पे 0 है एक तरह से अफ्रीका में, मतलब इंडिया से भी 10 गुना कम है। चलो चलते हैं, मैंने बाइक मंगाई है, ऊबर से मंगाई है, आ रहा है बंदा, वो आ गया शायद। दिमाग से थोड़े मंदे लोग हैं। मैंने आज GPS खोल रखा है, मैं बता भी रहा हूँ पास की लोकेशन होटल के, कह रहा है मेरे को नहीं पता, वो जगह मैं नहीं जाऊँगा। अब है भाई, ये हम पहुँच गए भाई इनके कैथीड्रल पे, सेंट मेरीज़ कैथीड्रल। वैसे इससे बड़ा एक और है, पर वो मेरे रास्ते में नहीं पड़ रहा था। इक्वली साइज़ के हैं लगभग दोनों ना। मैंने कहा रास्ते में पड़ ही रहा है, मेरा ऑस्ट्रेलिया सिर्फ 500 मीटर है, मैंने कहा विज़िट कर ही लेते हैं। पर भाई लोग यहाँ के ऐसे, इनको इनका नाम नहीं पता। अगर फ़ोटो दिखा दोगे तो बोलोगे हाँ हमको पता है, पर वैसे नहीं पता। और आज संडे है तो भाई देखो यहाँ पे कितनी सारी चेयर्स वगैरह डाल रखी है, और अंदर भी फुल है, बाहर तक लोग खड़े हैं, क्योंकि 85% जनता यहाँ की क्रिश्चियनिटी को फॉलो करती है।
अरे वाह भाई, चर्च से भी बढ़िया नज़ारा है यार सिटी का। अच्छा, इस देश का नाम युगांडा कैसे पड़ा? भाई यहाँ पे पहले ब्रिटिश आने से पहले ना छोटे छोटे साम्राज्य थे, उसमें से एक साम्राज्य का नाम था बुगांडा, जो कि इस कंपाला एरिया का ही साम्राज्य था। मतलब कंपाला एरिया थोड़ा आसपास, और कंपाला सिटी उस बुगांडा साम्राज्य के अंदर ही आती थी, तो इसलिए इनके देश का नाम बुगांडा से युगांडा पड़ गया। प्लस इनकी भाषा का नाम पता है क्या है? इंग्लिश तो ये बोलते हैं, पर इनकी लोकल लैंग्वेज है लुगांडा, तो इनकी लोकल लैंग्वेज का नाम लुगांडा, बुगांडा, उससे बन गया युगांडा। अब हम चलते हैं अपने होटल की तरफ, और एक बताऊंगा बहुत ही ख़तरनाक बात आपको अभी। अच्छा भाई, बात है 1975 की। 1975 में यहाँ पे क्या कहते हैं, कंपाला सिटी में कोई भी एयरपोर्ट नहीं है, आज भी नहीं है, ठीक है। इसकी नज़दीकी सिटी 55-60 किलोमीटर दूर एक शहर है जिसका नाम है एंटेबे, ठीक है। एंटेबे बिल्कुल लेक विक्टोरिया के ऊपर पड़ता है। अगर आपको लेक विक्टोरिया देखने जाना है तो आपको एंटेबे शहर जाना पड़ेगा, तो वहाँ पे एयरपोर्ट। और वहाँ से अगर मान लो आपकी फ़्लाइट लैंड हो जाती है तो हाईवे वगैरह बने हुए हैं, चाहो तो गाड़ी से आ सकते हो, पर अमीर लोग जो हैं वो यहाँ पे हेलीकॉप्टर से आते हैं। एंटेबे से हेलीकॉप्टर से उड़ते हैं और कंपाला बिल्कुल डाउनटाउन में लैंड हो जाते हैं। तो ये आप समझ गए कि एंटेबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट उस एयरपोर्ट का नाम है, मान लो, ठीक है। 1975 में आदी अमीन के रूल में एक एयर फ्रांस का प्लेन आदी अमीन ने हाईजैक करा दिया था, और उस प्लेन में बहुत सारे इजरायली भी थे बंदे, ठीक है। और आदी अमीन नाटक कर रहा था कि भाई मैं टेररिस्ट से नेगोशिएट कर रहा हूँ कि भाई प्लेन को और उसके पैसेंजर्स को छोड़ दिया जाए, पर असली में पता चला कि वो कुछ नेगोशिएशन नहीं कर रहा था, वो टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा था। तो ये बात जब इजराइल को पता चली, इजराइल ने अपने देश से सैनिक भेज के युगांडा की धरती पे लैंड होके सारे टेररिस्ट को मार के अपने बंदों को छुड़वा के ले गए थे। इस पे शायद मूवी बनी हुई है। ये मैं पढ़ के कितना हैरान हूँ भाई कि 1975 में ये काम करा था इजराइल वालों ने। देखो भाई, दूसरे देश की धरती पे लैंड होके, उनके एयरपोर्ट पे लैंड होके अपने ही बंदों को छुड़वा के ले गए थे। इसकी कहानी तो बहुत लंबी है, आज भी वो हैरान है कि भाई कैसे यार हमारे यहाँ पे लैंड होके इतनी दूर से आ गए। ऐसा भी नहीं कि पड़ोसी देश है, उड़ के ही आए होंगे, ऑब्वियस सी बात है। नेबर्स को बोला उसने कि भाई तुमने हमको बताया नहीं, तुम्हारे ऊपर से प्लेन उड़ रहा था उन लोगों का, जैसे कीनिया वगैरह के ऊपर से उड़ के आया होगा, सूडान के ऊपर से। तो इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन एंटेबे, इसलिए मैंने आपको एंटेबे एयरपोर्ट की कहानी बताई। और यही दिन ख़त्म करते हैं यार अपना युगांडा का, कंपाला शहर का। खैर मैं मार्केट्स वगैरह में नहीं गया क्योंकि मेरे को पता है कैसी क्या मार्केट होंगी, 2-4 आप फ़ोटो ही देख लो, चिल्लम चिल्ली चीखम चिल्ली होगी, वो मेरे को पसंद नहीं है। कोई गाइड वगैरह हो तो ठीक है, वैसे डे टूर भी आप ले सकते हो आओ तो, पर मार्केट में वही सब्जी वगैरह बिक रही होंगी। चलो यहाँ से चलते अपने होटल। अब इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।